हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और घर बैठ के अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर 9 द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यंग मैन। ये चैप्टर है हमारी इस बुक का लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। ये हमारी BA फर्स्ट ईयर की बुक है, MDU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और आज मैं इसकी समरी आपको कराऊंगी। तो इस चैप्टर की समरी से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो इस चैप्टर के ऑथर हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो अबाउट द ऑथर, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यंग मैन इज एन इन्फ्लुएंशियल एसे रिटन बाय लाल बहादुर शास्त्री हु वाज आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर। जो ये ऐसे है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यंग मैन, एक इन्फ्लुएंशियल ऐसे है जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखा है। हु वाज आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री कब बने, जब जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी से पहले जवाहरलाल नेहरू, उनकी डेथ हो गई थी मई 1964 में। तो उसके बाद जो सारी सिंडिकेट थी उसने फैसला लेके लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस्ड हिम वेरी मच, कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत प्रभावित किया था। His slogan जय जवान जय किसान became very popular। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में जब इंडो पाक वॉर हो रही थी उस टाइम पे एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि हरित क्रांति भी आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। तो वो इनके नारे के बाद ही हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे वॉर भी चल रही थी और ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था। तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे आया था और इनका ये नारा आज भी बहुत फेमस है, आज भी इसको यूज किया जाता है। He died of a heart attack after signing the Tashkent Agreement on the 10th December 1966। 1966 की 10 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, इनकी हुई थी ताशकंद में, जब वो ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने के लिए उज्बेकिस्तान गए हुए थे। क्योंकि जो इंडो पाक वॉर हो रही थी उसको शांत करने के लिए जो ताशकंद एग्रीमेंट साइन कराया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ताशकंद में। द प्रेजेंट ऐसे इन फैक्ट इज द abridged short version of the speech delivered by him at the convocation program in the Aligarh Muslim University on 19 December 1964. In this essay, Shastri ji tell us about the role of the Indian youth in the development of the nation. जो ये ऐसे हमें दिया गया है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यंग मैन हमारी बुक के अंदर, ये क्या है, एक छोटा सा वर्जन है किसका, जो उन्होंने स्पीच दी थी। कहाँ पे, कन्वेक्शनल प्रोग्राम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 19 दिसंबर 1964 को, 19 दिसंबर 1964 को एक प्रोग्राम था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे उन्होंने जो स्पीच दी थी उसका एक छोटा सा पार्ट दिया गया है हमारी बुक में, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यंग मैन। इसमें जो शास्त्री जी वो क्या कहना चाहते हैं कि जो इंडिया का यूथ है उसका क्या महत्व है या फिर क्या उसका रोल है इंडिया के डेवलपमेंट में और हमारे देश के डेवलपमेंट में, वो इस ऐसे के थ्रू हमें बताना चाहते हैं। शास्त्री जी बिगिंस दिस ऐसे बाय मेकिंग एन अपील टू द इंडियन यूथ टू थिंक देमसेल्फ एज सिटीजन ऑफ देयर कंट्री एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। शास्त्री जी जब इस ऐसे की शुरुआत करते हैं तो वो एक अपील करते हैं और कहते हैं कि आप इस देश में कहीं पर भी रहो, चाहे किसी भी हालत में रहो, लेकिन आप सबसे पहले क्या सोचिए कि आप इस भारत, जो ये देश है आपका भारत है, उसके नागरिक हो। तो इसमें आप पढ़े मेकिंग एन अपील टू द इंडियन यूथ टू थिंक देमसेल्फ एज सिटीजन ऑफ द कंट्री एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। यानी कि हर एक जो स्टेज है आपकी लाइफ में उसमें आप ये सोचिए कि आप भारत के नागरिक हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री हैज कन्फर्म्ड गिव टू ऑन देम सर्टेन राइट्स। हमें हमारे देश का जो संविधान है वो कुछ राइट्स देता है, जो फंडामेंटल राइट्स है, कुछ लीगल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमारे होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, और बहुत सारे हमारे ऐसे दे रखे हैं जिसमें कि हम, जो हमारे देश में अगर हमारी गवर्नमेंट हमें ना दे तो हम उसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अब इसमें कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं और हम उसके लिए कहीं पे भी जा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर राइट्स
ब्रिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हमें राइट्स मिले हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिली, हमें ड्यूटीज भी मिली हैं। जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उनके साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिली है, तो हमें वो भी तो फॉलो करनी चाहिए ना साथ में। तो ये बोलना चाहते हैं शास्त्री जी इसमें। एंड विच हैव टू बी क्लियरली अंडरस्टूड, जो कि हमें समझनी चाहिए। इंडिया is a democratic country and every citizen of the country enjoy freedom। इसमें कहा गया है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक कंट्री है एंड एवरी सिटीजन और हर एक नागरिक इस कंट्री का एंजॉय फ्रीडम, क्या स्वतंत्रता एंजॉय करता है। बट शास्त्री जी सेज दैट फ्रीडम ऑलवेज ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हमें स्वतंत्रता मिली है तो हमें इसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फॉलो करनी चाहिए। शास्त्री जी फर्दर सेज दैट पेरेंट्स डू नॉट find enough time to look after their children। शास्त्री जी कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको इतना टाइम नहीं कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको उनकी देख रेख कर सकें। और अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो, इससे भी आप देख के चल सकते हैं कि जो कोरोना का भी टाइम चल रहा है उसमें क्या है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसमें ऑनलाइन ही टीचिंग चल रही है और पेरेंट्स भी और टीचर्स भी दोनों का ही इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है बच्चों पे कि वो उनको पूरी तरह हर एक बच्चे के ऊपर फोकस किया जा सके। तो अब आगे देखते हैं। नाउ-अ-डे ड्यू टू द इकोनॉमिकल स्ट्रेस, क्यों नहीं देख पा रहे पेरेंट्स उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्थिक स्ट्रेस हो गया उनको, कि पैसा कमाने वाला, कि हमें अभी पैसा कमाना है और इकोनॉमी, हमारे जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो कमज़ोर है उसके लिए। आफ्टर दिस शास्त्री जी राइट्स दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ ग्रोन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और शास्त्री जी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अप टू द एक्सटेंड दैट इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर्स टू हैव पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट्स। और ये वही वाली बात आ गई कि जो टीचर्स है वो भी पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हर एक स्टूडेंट के साथ में। एज अ रिजल्ट द स्टूडेंट हैव टू डिपेंड ऑन देयर ओन रिसोर्सेज। इसलिए क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद के रिसोर्सेज से या फिर खुद से पढ़ना पड़ रहा है या फिर खुद से अपने बारे में सोचना पड़ रहा है। जैसे कि अब आप सब हैं, आप भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कोई कहीं से पढ़ रहा है, तो वैसे ही अब स्टूडेंट्स को खुद से पढ़ना पड़ रहा है। ना तो टीचर्स के पास इतना ज़्यादा टाइम है और ना ही उनके पास इतना ज़्यादा वो एक एक बच्चे पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, ना पेरेंट्स है इकोनॉमिक स्ट्रेस के कारण वो अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। शास्त्री जी सेज दैट एवरी स्टेज इन लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। शास्त्री जी कहते हैं कि हर एक जो स्टेज है हमारी ज़िंदगी की वो महत्वपूर्ण है। आफ्टर दैट शास्त्री जी सेड अबाउट वर्क कल्चर। उसके बाद वर्क कल्चर के बारे में, वर्क मतलब कार्य और कल्चर मतलब संस्कृति के बारे में कहना चाहते हैं। वर्क हैज़ इट्स ओन डिग्निटी। काम की अपनी खुद की जो प्रतिष्ठा होती है, इफ़ डन ऑनेस्टली, अगर इसे अच्छे ईमानदारी से किया जाए, इट गिव्स सेटिस्फेक्शन टू द पर्सन। अगर इसे क्या ईमानदारी से किया जाए, इट गिव्स सेटिस्फेक्शन टू द पर्सन, ये क्या होगा, संतुष्टि देगा इंसान को, हु डज इट, जिसने इस काम को किया। बट एवर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन, मतलब चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी हो जो उसे दी गई है, इट शुड बी डन विथ फुल डिवोशन एंड सिंसियरिटी। अगर उसे पूरी डिवोशन से और सिंसियरिटी से किया जाए, सच एन अप्रोच इज गुड, तो वह काम क्या है, गुड है इन इटसेल्फ एट वन हैंड। कहा गया है कि अगर हमें जो ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसे हम पूरी सिंसियरिटी और डिवोशन के साथ करें तो वो एक तरफ से बहुत ही अच्छी अप्रोच है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, इट हैज़ एडेड एडवांटेजेस ऑफ ओपनिंग अप एवेन्यूज मीन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्दर एडवांसमेंट, यानी कि जो भी आगे हमारी प्रोग्रेस होगी उसमें नई नई अपॉर्चुनिटी देने की एक नया क्या है, इसकी एडवांटेजेस बहुत सारे लाभ हैं कि हम जो भी आगे काम करेंगे उसमें बहुत सारे हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। समटाइम्स पीपल क्रिटिसाइज अदर्स फॉर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरों को तो ऐसे कहते रहते हैं कि तूने अपनी ये वाली ड्यूटी पूरी नहीं की, ये वाली ड्यूटी पूरी नहीं की। तो शास्त्री जी उन लोगों को कहते हैं, शास्त्री जी एडवाइस सच पीपल्स दैट दे शुड see whether they have done their job well before criticizing other। दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले उन लोगों को खुद अपने अंदर
देखना चाहिए कि क्या आपने अपनी जॉब अच्छी तरह से की है। कहते हैं ना कि दूसरों को आप क्रिटिसाइज करते हैं उससे पहले आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या आपने अपना काम पूरी तरह से किया है। तो वहीं इसमें शास्त्री जी कहना चाहते हैं, द हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर विदाउट इंश्योरिंग दैट दे देमसेल्फ हैव डन देयर वर्क वेल और नॉट इज वेरी बैड। शास्त्री जी कहना चाहते हैं कि जो ये दूसरों को क्रिटिसाइज करने की जो आदत है ना, बिना ये देखे कि आपने अपना काम अच्छे से किया है या नहीं किया है, ये बहुत गलत है। आफ्टर टॉकिंग अबाउट वर्क कल्चर के बारे में बात करने के बाद शास्त्री जी टेल अस अबाउट आवर लॉयल्टी टू आवर कंट्री। अब वो हमें चाहते हैं कि अबाउट आवर कंट्री, लॉयल्टी टू आवर कंट्री, कि हमें हमारी जो कंट्री है उसकी निष्ठा को बनाए रखना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। ही सेज दैट वी शुड नेवर फॉरगेट दैट लॉयल्टी टू आवर कंट्री कम्स फर्स्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ लॉयल्टी कम्स आफ्टर इट। जो शास्त्री जी हैं वो कहना चाहते हैं कि हमारी कंट्री के प्रति जो हमारा सम्मान है, लॉयल्टी है, वो सबसे पहले आती है और उसके बाद अलग प्रकार की जो लॉयल्टी है वो बाद में आती हैं। इट इज़ एब्सोल्यूट कंप्लीट इन इटसेल्फ, और यही अपने आप में पूरी है। मतलब कि जो कंट्री के प्रति हमारी जो लॉयल्टी है, ईमानदारी है, सिंसियरिटी है, वो कंप्लीट है पूरी तरीके से। उसके बाद दूसरे तरह की जो लॉयल्टी है वो दूसरे नंबर पे आती हैं। ठीक है। ही ऑल्सो सेज दैट anyone who forton and promotes separation or fissions causing division tendencies is our country's enemy। यानी कि जो ऐसे हमारे कंट्री के बीच में क्या कहता है ना, वो बांटने की भावना फैलाता है, वो क्या है, हमारी कंट्री का शत्रु है। कंक्लूजन क्या है इस पूरे के पूरा जो हमने ऐसे पढ़ा है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? शास्त्री जी ले स्ट्रेस ऑन द नीड to the preparation the youth of the country to train themselves in a disciplined and determined manner for the responsibilities of tomorrow। यानी कि शास्त्री जी क्या कहना चाहते हैं इसमें? शास्त्री जी कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश का यूथ है उसे अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, अपने आप के अंदर डिसिप्लिन लेके आना चाहिए, और जो आपके जो कल है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको समझना चाहिए। अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज सस्टेन्ड बाय द कोऑपरेशन एफर्ट्स ऑफ द मैनी। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि एक लोकतांत्रिक कंट्री है, वो सस्टेन्ड कर सकती है जब उसके अंदर जितने भी पीपल्स है वो एक साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करें और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बना के चलें। Thus the future of the country is in the hands of the youth। इसीलिए कहा गया है कि जो देश है उसका भविष्य उसके नौजवानों के या फिर उसके जो यूथ है उसके हाथों में होता है। द ओल्डर जनरेशन, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे ओल्डर है। ओल्डर जनरेशन शुड कंप्लीट देयर टास्क सिंसियरली एंड द न्यू वंस आर टू कम अलोंग टू टेक देयर प्लेस। जो बूढ़ी जनरेशन है, यानी कि जो आपके फादर मदर या फिर जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपना टास्क पूरी तरह सिंसियरिटी के साथ कर दिया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप अपने कंधों पे पूरे देश का भार उठाएं। ठीक है। अब थैंक यू फॉर द वीडियो एंड प्लीज़ गिव योर लव एंड सपोर्ट टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच।